नमस्कार। बजट 2016-17 पर देश की सबसे बड़ी कवरेज लेकर के हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आप देख रहे हैं सबका बजट, हमारा खास कार्यक्रम जो बजट की आपकी जो उम्मीदें हैं, हम सब की जो उम्मीदें हैं, क्या कुछ पूरा हो पाएंगे जब 29 फरवरी को ये जो बजट है देश के सामने आएगा। आज जो चर्चा का विषय है वो है ग्रामीण विकास, क्योंकि ये पूरे हफ्ते हम उन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं जहां पर बजट का बहुत खास फोकस हो सकता है। और अगले आधे घंटे में हमारे साथ दो खास मेहमान इस स्टूडियो में आ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ताजामुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप निदेशक रह चुके हैं जो ग्रामीण विकास का संस्थान है NIRD में, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हरवीर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ग्रामीण विकास पर आधारित इस कार्यक्रम में हम देखेंगे कि क्या कुछ बड़ी उम्मीदें और अपेक्षाएं हमारे मेहमानों के जरिए निकल करके आती हैं। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं क्या है सवाल हमारे लिए IQ का, जिसका जवाब हम आपको इस कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। आइए निगाह डाल लेते हैं आज के सवाल पर। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत के किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बजट पेश किया और कब? अगर आपके पास जवाब है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जवाब नहीं है तो भी थोड़ा सा इंतजार। लेकिन बीते दिनों संकेत मिला खुद वित्त मंत्री की जुबानी कि इस बार शायद ग्रामीण विकास पर बजट का खास फोकस रहेगा। आइए उन्हें सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनका संकेत है क्या। मनरेगा का स्वरूप भी बदला है, इस देश की गरीब जनता का कल्याण भी इससे हुआ है। और मुझे लगता है कि इसके साथ साथ जो लोग इस योजना का लाभ उठाकर गरीबी में से बाहर निकलते हैं, जिनको कम से कम 2 वक्त की रोटी खाने का साधन मिल जाता है, जो सरकार की अन्य योजनाओं की ओर भी देखें, विशेष रूप से बहुत सफल रूप से हुई है मुद्रा योजना, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ लोगों को पिछले कुछ महीनों में बैंकों के माध्यम से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से ऋण मिल चुका है कि अपना काम वो आरंभ कर पाए। तो संकेत यह मिलता है कि जो मुद्रा योजना है वो अब मनरेगा से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हुए जो गांव में लोग हैं उनको रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ बड़ी रियायतें जो दी गई हैं, शायद उनमें कुछ और भी बढ़ोतरी की जा सके। आइए देखते हैं बीते साल हुआ क्या। 73,270 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए मिले। जो योजनाएं हैं, सबसे ज्यादा जो फंड है वो 34,700 करोड़ के करीब मनरेगा के लिए दिया गया। अभी तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम ग्रामीण आजीविका मिशन यानी जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके लिए 2,505 करोड़ रुपए। ग्रामीण आवास के लिए जहां पर थोड़ा सा काम कम हो पाया है, 10,000 के करोड़ के करीब ग्रामीण सड़क की योजना एक दूसरी बड़ी योजना जिस पर अच्छा खासा पैसा दिया गया इस बजट में। 2015-16 में नाबार्ड के जरिए RIDF के तौर पर 25,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो तैयार किया गया था। आइए अपने मेहमानों से जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है उसमें और कैसे ये चीजें आगे बढ़ी हैं। पहला रिएक्शन डॉक्टर हक आप ही से कि इस बार अगर कृषि को एक तरफ थोड़ा सा छोड़ दें, केवल हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो आपको लगता है कि फोकस इस बार ज्यादा होने जा रहा है और कौन से क्षेत्र में होने जा रहा है अगर रूरल इंफ्रा की बात करें तो? एक तो जैसे आपने देखा ऑलरेडी इंडिकेशंस की रूरल रोड्स है, रूरल एनर्जी पे फोकस होगा, अभी इसमें दिखाई नहीं, लेकिन मेरे को अपना जहाँ तक अंदाजा है कि सोलर एनर्जी, सोलर ग्रिड वगैरह लोकल लेवल पे करके कैसे हर घर में रोशनी पहुँचाया जाए, जो प्रधानमंत्री का ठीक है सपना है। और फिर हर खेत में पानी की बात जो करते हैं वो मनरेगा के थ्रू से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को सिंचाई का प्रबंधन किया जाए। 2 बातें इसमें ध्यान देने की है। पहली बात तो यह है कि सरकार का एम्फेसिस आज के दिन में है कि कैसे कन्वर्जेंस के थ्रू से एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स का कन्वर्जेंस इस तरह से हो, खास करके जैसे मनरेगा है जी, और RIDF है जैसे नाबार्ड का प्रोजेक्ट है, और तीसरा जो ग्रामीण प्रधानमंत्री का सिंचाई योजना है, ये तीनों का इस ढंग से इस्तेमाल करे फंड्स। तो डॉक्टर साहब, आपको ऐसा क्या पहली बार हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की योजनाएं हैं उसमें एक तरह से कन्वर्जेंस का फर्स्ट टाइम इस तरह से बड़ा स्केल में सोचा जा रहा है? बड़ी बात तो है। बिल्कुल है। और खास करके रूरल एनर्जी का जैसे मैंने बात कहा, सोलर ग्रिड, सोलर पैनल्स वगैरह बनाने की, तो पहले इस तरह का कदम रूरल एरियाज के लिए कभी सीरियसली सोचा नहीं गया था। तो फर्स्ट टाइम उस तरह का थिंकिंग है। अब कितना फाइनेंस मिनिस्टर कर पाते हैं, क्या करता अलग बात है, लेकिन सर्टेनली फोकस है गवर्नमेंट का, एम्फेसिस उसमें। हरवीर जी, आप जैसे बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हमेशा से ये कहते हैं कि देश को एक अलग से रेल बजट की जरूरत नहीं, कि एक खेती बाड़ी की बजट की जरूरत है, कृषि बजट बना दिया जाए। आपको लगता है कि उतना बड़ा फोकस इस बार दे पाएंगे? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार ने
बहुत ज़्यादा किसानों के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम से कम मीडिया में उतनी बात सामने नहीं आई जितना सरकार कर रही है? देखिए, एक तो लगातार ये जो गैप है अर्बन एंड रूरल का, ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। जो लोग उसको मिनिमाइज करेंगे वही सही दिशा में रूरल डेवलपमेंट का काम करेंगे। ठीक है। और ये एक बड़ा मसला रहा है कि जो इस तरह की सुविधाएं जो शहरों में हैं वो गांव में कैसे हों। हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ी आबादी गांव में ऐसी है जो एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे काम भी करती है। तो बेसिकली हमें इन टोटलिटी जो रूरल डेवलपमेंट है उस तरीके से देखना है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है सड़क, बिजली, पानी, और आपका बिजली में सोलर का मिशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर आप जो रेगुलर प्रोसेस है ग्रिड के थ्रू बिजली नहीं जाती है। तो सर, आपने जो ये बड़ी बात उठाई कि जो ये गैप्स हैं उनको भरना है, और बजट का शायद काम भी यही होता है कि जितनी असमानताएं हैं बिल्कुल हर क्षेत्र में उसको, उस गैप को ब्रिज किया जाए और जहां पर पैसा जरूरत है पहुंचाने के वहां पहुंचाया जाए। तो ये जो गैप है, क्या इस बार और ये जो खाई है क्या और भी पटती हुई नजर आएगी इस बार? उम्मीद है। देखिए, मेरे ख्याल से शुरू से प्रधानमंत्री ने कहा कि एक आदर्श गांव की बात की थी, अपने एमपीज को भी कहा था कि आप उसमें काम कीजिए और एक मॉडल विलेज की तरह तैयार कीजिए। तो मेरा मानना है कि वो एक मॉडल को जो है किस तरीके से आप रेप्लिकेट करें, और अगर आपने उस तरीके के गांव में काम किया है तो उसको लेकर के आप बजट के माध्यम से कैसे आपके पास उसकी जो एक्सपीरियंस है और कैसे ये सुविधाएं वहां बढ़ाएंगे। देखिए, एजुकेशन और हेल्थ दो बड़े ऐसे गैप हैं रूरल इंडिया में जो कि शहरों से उनको बहुत पीछे छोड़ देते हैं। सड़कों पे काम काफी हुआ, प्रधानमंत्री सड़क योजना हुई तो उसने बहुत सारे गांव को जोड़ा, बिजली के ऊपर भी काम काफी हद तक हो रहा है, लेकिन दिस इज ऑल्सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ, उसको लेकर के हाउसिंग पे काम है। बट मेरा मानना है कि इसको अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना आप उसके कंपैरिजन में जो अर्बन में अवेलेबिलिटी है कितना ज्यादा आप ले फोकस जाते हैं, क्योंकि गांव का असली मकसद आपको यह है कि जहां गांव की आबादी है वो भी भारत की मुख्य धारा में शामिल हो, वहां पर भी उतना ही विकास हो, वहां के लोग भी उतना बेहतर जीवन व्यतीत करें। वो तभी संभव होगा जब आप ये कन्वर्जेंस, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एग्रीकल्चर रूरल में, मेरा कहना है कि सोशल और फिजिकल में भी, रूरल और अर्बन में कन्वर्जेंस। चलिए सर, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले और वहां के गांव में दिखाते हैं तस्वीर ग्राम सड़क योजना की। क्या कुछ है, आइए देखते हैं बजट यात्रा। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, तब गांव के लोगों को, और या यूं कहें कि देश के तमाम गांवों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की योजना बनाई गई, जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उद्देश्य यही था, कारण यही था और बताया भी यही गया था कि देश की आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, लिहाजा गांव के लोगों को जब तक सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। लिहाजा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। यह है होशंगाबाद जिले का झुनकर दौड़ी गाँव। प्रधानमंत्री सड़क योजना ने इस गाँव की तस्वीर ही बदल दी। ये सड़क इन आदिवासियों के लिए विकास पथ साबित हो रही है। ये सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 69 से 7 किलोमीटर अंदर है। मध्य प्रदेश का ये आदिवासी बहुल गांव आज सीधे राजमार्ग से जुड़ गया है। राजमार्ग से जुड़ने से यहाँ के आदिवासी परिवारों के जीवन स्तर में तो बदलाव आया ही, साथ ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई और मूलभूत सुविधाओं में भी इजाफा हुआ है। सड़क बनने से ना कम से कम हमारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, साइकिल से चले जाते हैं। पहले हमको ऐसे पत्थर से चलना पड़ता था, मोटरसाइकिल नहीं निकल पाती थी, और अब हम बढ़िया चले जाते हैं, जैसे 15-20 मिनट में हम सुक्तवा पहुंच ही जाते हैं। पहले हम लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि आने जाने में बहुत समय लग जाता था, और दूसरी बात फिर रोड खराब थी तो रात में चल भी नहीं सकते थे, और अब ये रोड बढ़िया बन गया तो रात में भी आ सकते, आधी रात को भी आते, कोई दिक्कत नहीं होता। जल जंगल जमीन से सिमटे रहने वाले ये आदिवासी आज मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं। अच्छी सड़क और यातायात के साधनों के चलते इनका भविष्य संवर रहा है। पहले कच्ची सड़क थी, आने जाने में दिक्कत होती थी, पर अब यहाँ की तस्वीर बदल गई है। अब ये रोड बनने से काफ़ी सुविधा हो गई। बच्चों अपनी साइकिल चलाते हुए चले जाते हैं स्कूल, केसला चले जाते हैं, आ जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार की यह पहल आज ग्रामीण भारत के लिए सौगात बन गई है। केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की नींव रखी।
ग्रामीण विकास की दिशा में झारखंड ने भी कदम बढ़ा दिए हैं। जनप्रतिनिधियों ने गांव का चयन कर उन्हें आदर्श रूप देना शुरू किया और अब तस्वीर भी बदलती दिख रही है। यही नहीं, बजट में जनता की भागीदारी हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में योजना बनाओ अभियान चलाया जा रहा है। आधारभूत संरचना, सिंचाई संबंधी आधारभूत संरचना और व्यक्तिगत आजीविका पर ज़्यादा ध्यान है, लेकिन अगले वर्ष से मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि, पोषण इत्यादि की सेवाएं, उन पे भी लोग मिलकर चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की समेकित परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए ग्रामीण विकास, पंचायती राज और ग्रामीण कार्य जैसे विभागों को मिलाकर प्रदेश में गांव की सूरत बदलने की कोशिश की जा रही है। गांव में आवागमन सुगम हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर विशेष जोर दिया जा रहा है। लगभग हम लोग 12 किलोमीटर का आजकल रोड का हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं और इस 12 किलोमीटर का लगभग 6 करोड़ पौने 7 करोड़ के आसपास है। क्योंकि आज स्थिति यह है कि सरकार की प्राथमिकता रही है और हम सब की प्राथमिकता, गाँव वालों लोगों की प्राथमिकता कि गाँव में कम से कम आवागमन एक अच्छा एक रोड बने जिससे कि लोगों को लाभ पहुंचे। मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल कौशल विकास योजना समेत अन्य केंद्र और राज्य संपोषित योजनाओं में पर्याप्त बजट प्रावधान होने से गांव की और तरक्की हो सकती है। इस वर्ष यह सोचा जा रहा है कि इंदिरा आवास की इकाई लागत में वृद्धि होगी और दूसरा ज्यादा संख्या में हम इंदिरा आवास इकाइयां ले पाएंगे, जिससे कि जो राष्ट्र का लक्ष्य है 2022 तक सभी गृहविहीन परिवारों को घर उपलब्ध कराना, उस लक्ष्य की हम प्राप्ति कर सके। प्रदेश में ग्रामीण विकास सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बजट में जहां इस साल तक करीब 1/4 राशि इन क्षेत्रों के विकास पर खर्च की जा रही थी, उसे अब बढ़ाकर 60% तक करने की तैयारी हो रही है। झारखंड की 2/3 से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि गांव की अगर सूरत बदलती है तो पूरे राज्य की तस्वीर बदल सकती है। ऐसे में मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और इंदिरा आवास जैसी योजनाओं में अगर बजट में विशेष प्रावधान किए जाते हैं तो यहाँ के गाँव की तस्वीर बदल सकती है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। हक साहब, सीधा सवाल आप ही से कि जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे में जो तमाम आयाम है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इंदिरा आवास में सबसे कमजोर काम है, उसकी क्या वजह है और क्या उसको एड्रेस करने के लिए कुछ और भी प्रावधान देखने को मिल सकते हैं? क्यों वहां पर काम नहीं हो पा रहा है? आवास योजनाएं जो हैं उसमें 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो है कि सालों से कुछ तो रिसेंटली सुधार हुआ है, लेकिन पहले से ही उसका जो प्रॉपर फ्रेमवर्क था वही ठीक नहीं था। ठीक है, आप एक लोकल लेवल पे हर विलेजेस में टारगेट करते थे कि इतने, मान लीजिए इस साल 3 लैंडलेस फैमिलीज को या जिनके पास हाउस नहीं है उनको हाउसिंग के लिए ग्रांट देंगे, अगला साल फिर किसी और अगले एरिया में होगा। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटेड एफर्ट था तो उसका इम्पैक्ट उतना पड़ता नहीं था। एक तो वो बात है। दूसरी बात यह है कि एक्चुअली 2006 से पहले का अगर देखें, इंदिरा आवास योजना में उनको ही हाउसिंग बेनिफिट का ग्रांट मिलता था हाउसिंग के लिए जिनके पास अपनी जमीन होती थी, और जो लैंडलेस है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती थी उनके पास कोई प्रावधान नहीं था। तो आपके पास कुछ स्वरूप वो मैंने उसी टाइम में काफी हमारे सामने ही हम लोगों ने काफी डिस्कस किया और उस समय उसमें एक नया कंपोनेंट किया कि अगर जिनकी जमीन नहीं है, सरकार गवर्नमेंट अपने तरफ से जमीन दे, अगर गवर्नमेंट के पास जमीन नहीं है तो जमीन खरीद के दिया जाए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि अभी भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स इसके लिए डिमांड ही नहीं करती। कई जगह पैसा लिया, कर्नाटका गवर्नमेंट ने खर्च ही नहीं किया। तो इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन ही है कि ये गवर्नेंस फेलियर है। ये गवर्नमेंट के तरफ से मैं उतना, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उतना प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ। थोड़ा बहुत तो जैसे स्कीम्स को फिर से रिकास्ट करने की जरूरत थी, अभी भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्म्स में चाहिए, लेकिन साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट अगर पैसा ही नहीं लेगी उस स्कीम का या उसको फिर ठीक से यूटिलाइज करके दोबारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजेगी, अगला इंस्टॉलमेंट उनको मिलेगा नहीं। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है, तो एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में तालमेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके तभी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और लेकिन रूरल हाउसिंग के साथ साथ मैं एक और भी कहूँगा, जैसे बाकी चीज़ों में जो है सारे स्कीम्स का पैसा अगर कहीं
बच गया किसी भी स्टेट में, तो उसको किसी दूसरे स्कीम के अंडर में अगर पोटेंशियल है उसको खर्च करके उसका फायदा दिलाने का, तो भी करना चाहिए। जैसे आज के दिन में, जैसे आपने मुद्रा योजना की बात कही, मुद्रा योजना का बेसिक क्या है कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए। अब उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए खाली पैसा देना ही अधिक नहीं है, स्किल इंडिया के साथ उसको नहीं जोड़ेंगे, एक इकोसिस्टम पूरा तैयार करना स्किल इंडिया के साथ जोड़िए, और उसी तरह से स्किल इंडिया का जो रूरल एरियाज में जो भी कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए उसको मनरेगा के साथ भी जोड़िए। तो सारे में तालमेल करके एक ग्रेटर इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। आज के दिन में सबसे बड़ा कमी है उसी तरह का कन्वर्जेंसन कोऑर्डिनेशन का। अलग अलग वे में इस कटर में सोचते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती है तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट कुछ डिमांड करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अरविंद जी, आप क्या मानेंगे, जिस तरह से अब थोड़ा सा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत राज्यों को अभी छूट दी गई है कि जहां चाहे वो पैसा अपना खर्च कर पाएं। अभी हाल ही में हमने देखा कल या परसों जब उत्तर प्रदेश का बजट जारी किया गया, उसमें 13-14 हज़ार करोड़ रुपया रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया गया। राज्यों को क्या करने की जरूरत है, क्योंकि ये मुद्दा, जिम्मेदारी राज्यों की बहुत ज्यादा है, जो हक साहब कह रहे हैं। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन तो राज्यों को ही करना है। केंद्र सरकार ने स्कीम दी और पैसा एलोकेट कर दिया। अब किसी योजना में एक तो ये बड़ी दिक्कत आती है राज्यों की तरफ से, खास तौर से अगर उनका जो कंपोनेंट होता है, कुछ राज्य तो उस तरीके से उसको फंड्स को निकालते ही नहीं उस कंपोनेंट को, और पूरी स्कीम जो डिरेल हो जाती है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन वाला मसला है वो राज्यों के स्तर पर ही उसको प्रभावी बनाना है, और राज्य सरकारें इसमें काफी टाइम फेल होती हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। तो ये जो है इसका कोई भी बड़ा अगर कोई मिशन सेंटर से जाता है कि हमें उसको जमीन पे उतारना है, तो मेरे ख्याल से राज्य सरकारों को बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर के आना पड़ेगा, और उसका नतीजा भी होता है जो राज्य अच्छा करते हैं वहां पर वो ज्यादा अच्छे तरीके से फंड्स का इस्तेमाल भी करते हैं। और अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, फंड्स की कमी नहीं है, बिकॉज नए फाइनेंस कमीशन के तहत अब राज्यों को तो हिस्सेदारी बढ़ गई है, और स्कीम्स में भी जिस तरह से इंटरवेंशन होता था यहाँ से पहले प्लानिंग कमीशन का जो स्ट्रक्चर था उसके मुकाबले अब उनको काफी फ्रीडम है। तो ये अब ये नहीं कह सकते राज्य के हमारे पास फंड्स की कमी है, या दूसरे ये है कि हमें फ्रीडम नहीं है। और कई स्कीम्स में तो एग्रीकल्चर में भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, राज्यों को कहा गया कि इसको आप दूसरी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से राज्यों के स्तर पर इसमें अगर कोई कमी बचती है तो उसको राज्यों को दूर कर, बिल्कुल उनकी इसमें जवाबदेही बनती है। शुक्रिया सर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बजट यात्रा की कुछ और कहानियां हैं उनसे रूबरू कराएंगे। चर्चा जारी है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सबका बजट। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। ऐसा ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूँ चाचा, जो हो किफायती, भरोसेमंद और दमदार। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है, जॉन डियर ट्रैक्टर ले लो, बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर? अरे रघु भैया, ये जॉन डियर ट्रैक्टर, जॉन डियर पार्ट्स बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आसानी से मिल भी जाते हैं। बेस्ट डिसीजन। जॉन डियर पे लोन तुरंत मिल जाएगा। अरे भाई, ये ट्रैक्टर तो कमाई की फैक्ट्री है, एकदम बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर परिवार में आपका स्वागत है। बेस्ट डिसीजन। काका, मैं एक ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूँ। इसमें सोचना क्या है, जॉन डियर बेस्ट डिसीजन होगा। जॉन डियर ट्रैक्टर, आपकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन। एक बार फिर स्वागत है, आप देख रहे हैं सबका बजट। अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश और तिरुवनंतपुरम की यात्रा में आए और देखते हैं कि वहां पर जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं क्या कुछ रंग दिखा रही हैं वहां की विकास यात्रा में। ग्रामीण विकास के काम में 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनी अहम भूमिका निभा रही है। हिमाचल प्रदेश की भ्रामता पंचायत इसकी एक मिसाल है। इस गांव में स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को इस साल दिसंबर के अंत तक हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है और इसके तहत घर घर में शौचालय बनवाए जा रहे हैं। हम घरों में जो बन रहे हैं शौचालय 19 तक हम पूरे कर देंगे, और हमारे स्कूलों में भी शौचालय बन रहे हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे। पैसे कुछ सरकार देगी, सरकार 12,000 देती है।
स्वच्छता अभियान को ताकत देने के लिए पंचायत के घर घर तक पाइपों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। लोगों को हम यही जागरूक करते हैं कि कूड़ा कचरा जो है वो खुले में फेंकने के बजाय उसमें डालें, और उसके लिए भी मतलब लोग जो हैं वो काफ़ी जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। जो टॉयलेट निर्माण का कार्य है वो बहुत जल्दी शायद हम 31 दिसंबर तक जो है वो पंचायत को खुला शौच मुक्त कर देंगे, और उन शौचालयों में खासकर पानी का प्रबंध जो है वो भी करवाया जा रहा है। घर घर पाइपों के जरिए पहुंच रहे पानी ने सफाई और पीने के पानी दोनों मामलों में गांव की महिलाओं का जीना आसान बनाया है। पहले तो छोटा टैंक था तो उसमें पानी बहुत कम आता था, पर अब मतलब बड़े हो गए हैं और 2 हो गए हैं मतलब पंप, तो पानी खूब आता है। पानी भी बहुत अच्छा आता है, अब तो 1.5-2 घंटे आता है और काफी ठीक है। घर के पास में टैंकर बना है? हाँ, घर के पास ही हमारा, तो पाइप से बिल्कुल टाइम पे आ जाता है, जितना बजे आना चाहिए हमें जरूरत होती है वो सब कुछ हो जाता है। हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य को साल 2019 तक खुले में शौच से मुक्त बनाने का अभियान छेड़ा है। इसके लिए सभी घरों तक सैनिटेशन की पहुंच बनाई जा रही है। पंचायतों के जरिए ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है और लोगों की आदतों में बदलाव की कोशिश की जा रही है। स्वच्छता अभियान के तहत इस साल हिमाचल में 2.5 लाख घरों को कवर किया जा रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले ही 852 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए थे। ग्राम पंचायतों ने अपनी भूमिका हिमाचल प्रदेश में बहुत करीने से निभानी शुरू कर दी है, लेकिन अब जरूरत है उसे वित्तीय रूप से यानी रुपया पैसों के मामले में और अधिक मजबूत बनाने की, जिसकी उम्मीद केंद्रीय बजट से की जा रही है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज, कांगड़ा। कोल्हाम जिले के घने जंगलों के बीच बसा है अचनकोइल गांव। यहाँ के आदिवासी केवल पड़ोसी प्रदेश तमिलनाडु से होकर ही पाठनपुरम, पुनालूर और अन्य पड़ोसी कस्बों तक पहुँच सकते हैं। गांव वालों की सबसे बड़ी परेशानी इन कस्बों को जोड़ने के लिए उचित सड़क का न होना है। यहाँ के रास्तों के पुनर्निर्माण के लिए गांववासी सालों से अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य वन विभाग, वन क्षेत्र और कृषि निगम के बीच चल रही ठनाठनी की वजह से ठप पड़ा है। दक्षिण भारत का यह गांव आस्था का केंद्र भी है। यहाँ धर्मशास्त्र का प्रसिद्ध मंदिर है। रोड सौकर्य हमारे यहाँ सड़कें नहीं है। किसी को अस्पताल ले जाने के लिए हमें तमिलनाडु या पुनालूर तक जाना पड़ता है, दोनों बहुत दूर हैं। यहाँ अचनकोइल में 500 परिवार हैं, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जब कोई बीमार हो जाता है तो हमें से किराए की जीप से दूर के अस्पतालों तक ले जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कठिन है। इन सभी परेशानियों के बीच गांव वालों के लिए रोशनी की नई किरण लेकर आई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना के अंतर्गत पहले फेज में अलीमुख से चेम्पनरवी तक सड़क के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पेरनदोइल, चेम्पनरवी, करवूर और तोड़ीकंडम में निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। ये सड़क बहुत बुरी स्थिति में थी। ये अभिशाप खत्म हो रहा है। हमें इस सड़क से बहुत फायदा होगा। अचनकोइल से लोग तमिलनाडु होकर जाते हैं। इस सड़क के बन जाने से सफर आसान हो जाएगा। ये नई सड़क अचनकोइल गांव के लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। वो अस्पताल, स्कूल और अन्य सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। ये नई सड़क तमिलनाडु को केरल से भी जोड़ेगी। यही कारण है कि अचनकोइल गांव के लोग बड़ी उत्सुकता से इस प्रोजेक्ट के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। डीडी न्यूज, तिरुवनंतपुरम। और अब सबका बजट में वक्त हो चला है रैपिड फायर राउंड का और दोनों मेहमान इससे परिचित हैं। आपको मिलेंगे 20 से 30 सेकंड। आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला सवाल क्या है रैपिड फायर राउंड का। पहला सवाल हक साहब आपसे, ग्रामीण विकास के बजट में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है इस बार आपको? 73,000 करोड़ से कितना तक बढ़ सकता है अगर बढ़ेगा तो? देखिए, पैसा 2 तरह से बढ़ती है। एक तो है कि एब्सोल्यूट अमाउंट बढ़ा दिया जाए। हाँ। और जैसे मैंने कहा कि अगर ठीक से कन्वर्जेंस हो तो उसका इम्पैक्ट ही हो जाए। तो पर कैपिटल पर आउटपुट जो है वो आपका इस बार जो है एफिशिएंसी के रूप में बढ़ेगा। तो कम से कम पैसा खर्च करके भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फोकस एक तो वो रहेगा। और दूसरा है कि मार्जिनल इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, चूँकि कई चीज़ें सोच रहे हैं।
तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करता, क्योंकि आफ्टर ऑल फाइनेंस मिनिस्टर को डिमांड तो सारे तरफ से है, उनको भी पैसे जुटाना है, लेकिन ये मैं जरूर स्मार्ट बजटिंग होगी। हाँ बिल्कुल। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है रैपिड फायर राउंड का। सवाल नंबर 2, जनधन योजना, मुद्रा योजना के बाद अब कौन सा गैप है जहां पर काम करने की जरूरत है? हरवीर सर। मेरे ख्याल से गैप तो नहीं रहता, इन दोनों योजनाओं को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर ले। जनधन काफ़ी कामयाब रहा है, और अगर मुद्रा योजना को और उतनी मजबूती के साथ हम लोगों के बीच में ले जाएं और ठीक से इम्प्लीमेंट करें, तो ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बड़ा एजेंडा इससे पूरा होगा। देखते हैं क्या है तीसरा सवाल आज के हमारे रैपिड फायर राउंड में। आपकी स्क्रीन पर आता होगा सवाल नंबर 3। ये सवाल जाएगा हक साहब के पास। क्या इस बजट में मनरेगा के स्वरूप में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है? बिल्कुल है। जैसे मैंने कहा कि अगर कन्वर्जेंस होगा तो बदलाव तो लाना पड़ेगा। बदलाव लाना पड़ेगा इन द सेंस के एक तो मेन फोकस होगा, चूँकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से अगर इसको कन्वर्जेंस कराना है ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, तो आपका पॉन्ड्स का रिनोवेशन, नया टैंक्स का रिनोवेशन, इरिगेशन डेवलपमेंट, और फिर RIDF में भी जो आपके पैसे होते हैं इरिगेशन डेवलपमेंट वगैरह का, उसमें भी इसमें लाके कैसे ग्रेटर इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए, तो ये फोकस रहेगा उसका स्वरूप में। चलिए उसको स्वरूप जरूर बदलेगा इस बार, ये उम्मीद है। ये देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4, इंदिरा आवास योजना को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए क्या करना होगा? हरवीर जी। देखिए 2022 तक का हर व्यक्ति को छत मिले, उसको लेकर के जो सरकार का एजेंडा है, मेरे ख्याल से इसमें स्कीम में ट्वीक करना होगा, और इसके लिए जो फाइनेंसेज हैं उसमें एलोकेशन बढ़ाने की शायद उम्मीद है इस बार। चलिए देखते हैं अब हमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब क्या है। शुरुआत में जो हमने सवाल पूछा था कि जो बजट, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना पहला बजट पेश किया और कब, और आइए अब देख लेते हैं जवाब क्या है इस सवाल का। पंडित जवाहरलाल नेहरू, साल 1958-59। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। डॉक्टर हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हरवीर सिंह जी भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आज के इस ग्रामीण विकास पर जो केंद्रित था हमारा कार्यक्रम, उसमें सिर्फ इतना ही। कल हम जब आएंगे तो खेती बाड़ी की बात करेंगे और वहां पर क्या कुछ फोकस हो सकता है उसकी चर्चा करेंगे। इस देश का जो बजट है वो आपके और हमारे टैक्स से चलता है, इसलिए आपको ये कार्यक्रम देखना जरूरी है, क्योंकि आपका बजट है, हमारा बजट है, देश का बजट है, ये सबका बजट है। नमस्कार।